4 की एक्सरसाइज 9.4 जो है ये एक्सरसाइज बिल्कुल एक्सरसाइज 2.3 जैसी एक्सरसाइज है। 2.3 में जैसे आप लोगों ने थ्योरम्स को प्रूव किया था, यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पे बात होती है किस चीज़ की, इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले बात हो रही है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के हमें दो पॉइंट्स पता हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को ए कह दिया, फाइनल पॉइंट को बी कह दिया। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, डिवीजन पॉइंट की। मतलब ये एक वेक्टर है ए बी, कह रहे हैं इस वेक्टर ए बी पे एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो कि इसको डिवाइड कर दे। अब ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने पी का नाम दे दिया। ये पी पॉइंट इस वेक्टर को डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में। तो ये पी पॉइंट इस वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा डिवीजन पॉइंट। वेक्टर के अंदर बात हो रही है किस चीज की, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है पॉइंट ऑफ डिवीजन का। तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आपको एक पॉइंट ओरिजिन सपोज करना पड़ेगा, और हम करेंगे क्या, इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। ए को ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हैं। इस वेक्टर को सपोज किया जा रहा है वेक्टर ए, ये फॉर्मूले के लिए। इस वेक्टर को जो कि बी से कनेक्ट हो रहा है, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, इसको हमने बी का सेलेक्ट किया है। और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया पी से, तो हमारे पास एक और पोजीशन वेक्टर बन रहा है। इस पोजीशन वेक्टर को हमने आर का नाम दे दिया। ये पोजीशन वेक्टर बन रहा है पी का, मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन का। हमें ये बात पता है कि पॉइंट लाइन को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो किसी ना किसी रेशो के अंदर लाइन को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे रेशो जो सपोज किया जाता है वो एल और एम सपोज किया जाता है। 2.3 में, 2.2 में वहाँ पे डिवीजन पॉइंट के लिए जो रेशो था वो M1 M2 था। यहाँ पे M1 की जगह L कंसीडर किया जाता है और M2 की जगह M कंसीडर किया जाता है। हमें ये बात पता है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं। हम इसका फॉर्मूला ये बना सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि रेशो पता है L रेशो M। L रेशो M हमने यहाँ पे सपोज किया है, तो इसी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बेटा सबसे ज्वाइंट होगा ना, पोजीशन वेक्टर की बात होगी ना। पोजीशन वेक्टर मतलब आपको ही पता है ना, ओरिजिन से ज्वाइन। एक लाइन है, एक लाइन बन रही है और लाइन के दो पॉइंट्स हमें पता है। अब वो जो दो पॉइंट्स हैं वो भी तो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर बना रहे होंगे, तो वो पोजीशन वेक्टर बेसिकली बनाया जाता है। और ये फॉर्मूला है, ये इस्तेमाल ही कब होता है, जब पोजीशन वेक्टर्स पता हो। ए का पोजीशन वेक्टर पता हो, बी का पोजीशन वेक्टर पता हो और पी का पोजीशन वेक्टर निकालना हो। अच्छा, हमें बात पता है कि L रेशो M, L रेशो M दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपके पास AP। AP लाइन का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है PB डिवाइडेड बाय PB। AP डिवाइडेड बाय PB बराबर है L अपॉन M के। सही है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बात नहीं समझ आई बेटा, देखे ना। आपको ये बात पता है कि ए से पी तक का जो रास्ता है
ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर है। पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एम के बराबर है। दोनों का रेशो क्या होगा, एल अपॉन एम होगा। आसान सी बात। सही है, तो ये हो जाएगा एल अपॉन एम। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ मैं बेसिकली, वैसे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना होगा सॉल्यूशन के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय ए पी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय पी बी। ओके, सही है हमारे पास ये। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है वेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है वेक्टर की, तो वेक्टर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें p का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो कि r है। हमें यहाँ पे r की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, मैंने यहाँ पे कहा बताया ये कि लाइन है ए बी, इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है p। एक पॉइंट ओ लिया, ओ से ए को कनेक्ट किया, ओ से बी को कनेक्ट किया, ओ से सी को ओ से पी को और ओ से बी को कनेक्ट किया, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स बन गए। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी और पी का पोजीशन वेक्टर आर सपोज किया गया है एज फॉर फॉर्मूला। ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो एल सपोज किया जाता है जो कि यहाँ सपोज किया हुआ है। पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एम सपोज किया जाता है जो कि सपोज किया हुआ है। दोनों का रेशियो होगा एल अपॉन एम। अब बेटा क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है तो हम ए पी मैग्नीट्यूड के बजाय इसको वेक्टर कंसीडर करेंगे। ए पी वैक्टर इज इक्वल टू पी बी मैग्नीट्यूड के बजाय हम पी बी वैक्टर कंसीडर करेंगे। डायरेक्शन की भी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की खाली बात नहीं करेंगे। हमें बेसिकली हम इसको कह रहे हैं इक्वेशन 1, हमें ए पी और पी बी चाहिए। ए पी और पी बी निकालने के लिए हम क्या करें, हम सबसे पहले पहला ट्राइंगल लेंगे ओ ए पी। इन ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी आपके पास ये है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है। सही है। अब वेक्टर्स को अगर हम देखें तो ये वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, ये वेक्टर आपके पास आर वेक्टर है और ये वेक्टर आपके पास ए पी वेक्टर है। यहाँ पे आप हेड टू टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल अगर आप देखें तो यहाँ टेल से टेल मिल रही है और ये हेड जाके यहाँ मिल रहा है, ये हेड जाके यहाँ मिल रहा है, यहाँ हेड से हेड मिल रहा है। तो इस वेक्टर की टेल से टेल मिल रही है, हेड से हेड मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ओपी। सिंस ओपी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ ए और ए पी के सम के बराबर। वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर ओ ए। हमें ओ पी के बारे में पता है, ओ से पी तक जो बनने वाला वेक्टर है वो बेसिकली आर है। ए पी हमें नहीं पता तो ए पी एज इट इज छोड़ दिया। ओ ए मतलब ओ से ए तक जो वेक्टर बन रहा है उसको हमने ए का नाम दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ए पी जो वेक्टर है ये आ जाएगा आर माइनस ए। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ओ पी बी कंसिडर करेंगे हम। इन ट्राइंगल ओ पी बी कंसिडर करेंगे। ओ, ये हो गया पी और ये हो गया बी। ये आपको पता है आर है, ये आपको पता है बी है और ये आपके पास पी बी है। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे, यहाँ टेल से टेल मिल रही है, ये हेड से हेड मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ओ बी है। ओ बी बराबर आ जाएगा ओ पी और पी बी के सम के। तो बेटा ओ बी आपको पता है कि हमने बी सपोज किया है तो बी आ जाएगा। ओ बी जो है
ओ पी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, आर पी बी। बेसिकली पी बी की जो वैल्यू है वो आएगी बी माइनस आर। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। एल बेटा लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड है एल बेसिकली। एम भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है बेसिकली। तो हम वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको पी बी लेंगे, वेक्टर के लिए इसको हम ए पी लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमारे पास है एम इंटू बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया हुजैफा, ए पी की जगह पे आ जाएगा आपके पास आर माइनस ए, ये एल आ जाएगा। पी बी की जगह आपके पास आ जाएगा बी माइनस आर। एम इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा जरगा में लेट क्यों ज्वाइन किया, एम मल्टीप्लाई होगा आर से तो ये हो जाएगा एम आर, एम मल्टीप्लाई होगा ए से तो ये हो जाएगा ए एम, एल मल्टीप्लाई होगा बी से तो ये हो जाएगा एल बी, एल मल्टीप्लाई होगा आर से तो ये हो जाएगा एल आर। हमें यहाँ आर की वैल्यू निकालनी है तो हम एल आर को इधर ले जाएंगे, ए एम को उधर ले जाएंगे। तो ये हो गया एम आर, एल आर इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एल आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास ए एम उधर जाएगा तो वेक्टर ए इंटू एम प्लस एल इंटू बी। इन दोनों में से आर कॉमन निकालेंगे तो आर कॉमन निकालने पे ये बन जाएगा एम प्लस एल इज इक्वल टू ए एम प्लस एल बी। और आर की वैल्यू आ जाएगी, ए एम लिखा है, मैं इसको एम ए लिखूंगा, एम ए प्लस एल बी अपॉन ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एल प्लस एम। बेसिकली बेटा ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है, ये कहानी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये फॉर्मूला है डिवीजन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। बेसिकली ये डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला है, जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 में डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसे ही ये वेक्टर्स के अंदर डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला है। ये क्या कहते हैं, वेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होगा जब भी हमें डिवीजन पॉइंट निकालना होगा। तो बस आप लोग जो है इसी को याद कर लें, और कोई चीज़ मतलब मैंने सिर्फ समझाई है आपको, असल में आपको ये फॉर्मूला याद करना है सवालात को सॉल्व करने के लिए। मर्जी है आपकी, लिखना है तो लिख लो। बेटा उज़ैफ़ा एक काम ही कर लेना, मुझसे ये वीडियो ले लेना आप, सही है। या लेट ज्वाइन करोगे, मैं इतनी सी पूरी कहानी दोबारा बताऊंगा तो इससे क्या होगा कि क्लास का टाइम ही प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। मुझसे वीडियो ले लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा उसका, आप देख लेना उसे। मिटा दूं मैं इसे, या कॉपी कर रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा ठीक है, कॉपी कर लें।
ओके बेटा, सवाल पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, इंतहाई आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। एक लाइन ए बी, कहा जा रहा है शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेयर ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स, ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। मतलब इसको ओरिजिन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ए का पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है। सही है। अब बेटा कहा जा रहा है इसके मिड पॉइंट की बात हो रही है। इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैं सी कह देता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ओरिजिन से, ताकि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बन जाए। बेटा क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा 1:1 के रेशो में। आपको पता ही है कि मिड पॉइंट जो है वो हमेशा 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सी बी द पॉइंट which divides the join of AB in ratio 1:1। क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला ही है, तो जो डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लिखवाया था वही इस्तेमाल करेंगे। R इज इक्वल टू MA प्लस LB अपॉन L प्लस M। एक बात याद रख लो बेटा, आपसे कहा क्या जा रहा है कि किसको डिवाइड कर रहा है, AB को। अब AB को डिवाइड कर रहा है तो A पहले लिखा हुआ है, A का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा स्मॉल a की जगह रखा जाएगा। इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है b, ये आसान सी ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आ जाए। b का जो पोजीशन वेक्टर है वो बेसिकली b की जगह रखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले में a हमारे पास किसके बराबर होगा, जो कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर है। मतलब अगर आप इसको कहें तो इसको हम OA कहते हैं, और OA भी इस सवाल में A के ही बराबर है। फॉर्मूले के लिए b आपके पास क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। जी बेटा, जो पहले है उसका पोजीशन वेक्टर पहले रखा जाएगा, तो वो b ही होगा। L रेशो m आपके पास आएगा 1:1। तो आपके पास R आ जाएगा m की जगह 1, a की जगह a आएगा, L की जगह 1, b की जगह b आएगा, डिवाइडेड बाय 1+1। तो हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस b अपॉन 2। यही प्रूफ करने को कह रहे थे कि बराबर है a प्लस बी अपॉन 2 के, तो ये प्रूव हो गया। मतलब ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
ए बी वाली बात समझ नहीं आई है, अभी समझ आ जाएगी। मैं एक सवाल और करा रहा हूँ तो तुम्हें बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल जरा देखना बच्चों। अगले सवाल में कहा जा रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 एंड P2 आर and P divides P1 P2 in L ratio M, then show that coordinates of P are। तो कहा जा रहा है कि एक लाइन है जिसके आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं। एक पॉइंट है P1 जो कि है x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। सही है। कह रहे हैं इसी लाइन पे एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। इस P पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिए हुए तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम इसको सपोज कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में हम सिखा जा रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं निकालना खाली। तो बेटा अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दें ओरिजिन से, तो आपके पास ये सारे के सारे बन जाएंगे क्या, पोजीशन वेक्टर्स बन जाएंगे। ये भी एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ये भी एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ये भी एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर होगा OP2, ये पोजीशन वेक्टर होगा OP1 और ये पोजीशन वेक्टर होगा OP। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट P XYZ बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। सही है। सवाल में बात हो रही है डिवाइड की, डिवीजन की। बेटा यहाँ पे मिड पॉइंट था ना, मिड पॉइंट सो रहे हैं, मैं बता रहा था उस वक्त कि ये मिड पॉइंट था। तो मिड पॉइंट के लिए रेशो 1:1 होता है। एक्सरसाइज 2.2 में पढ़कर आ रहे हैं आप लोग। और हमेशा पहली वैल्यू L होती है, दूसरी वैल्यू M होती है। अब यहाँ पे R का फॉर्मूला यूज करेंगे। R बराबर है किसके, MA प्लस LB अपॉन L प्लस M। अब सब लोग मेरी बात को गौर से समझे। मुझे A चाहिए, मुझे B चाहिए। मैंने आपको A भी निकालने की आसान सी एक ट्रिक ये बताई है कि आपके पास ये देखना है कि कहाँ लिखा है LL भाई। अच्छा ये, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया। अच्छा बात को मेरी समझिएगा। अब मुझे A और B की वैल्यू चाहिए और A की और B की वैल्यू कैसे पता चलेगी। सवाल पे चले जाएं जरा। सवाल में लिखा हुआ है कि P किसको डिवाइड कर रहा है, P1 P2 को। मतलब P जो है वो डिवाइड कर रहा है P1 P2 को। P1 P2 को डिवाइड कर रहा है। आपको ये बात पता चल गई। इसमें जो चीज पहले लिखी हुई है, पहले क्या लिखी हुई है P1, तो P1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा OP1। उसको हम रखेंगे हमेशा A की जगह। दूसरी वैल्यू क्या लिखी हुई है P2, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा OP2। उसको रखेंगे हमेशा B की जगह। मतलब अगर आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि पॉइंट जो है वो लाइन BC को डिवाइड कर रहा है, तो B का जो पोजीशन वेक्टर होगा OB, क्योंकि B पहले लिखा हुआ है तो वो A की जगह रखा जाएगा। C बाद में लिखा हुआ है तो C का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो B की जगह रखा जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो बेटा अब यहाँ पर बात हो रही थी P1 P2 की, तो P1 पहले लिखा हुआ है तो A बराबर होगा किसके, OP1 के। OP1 मतलब P1 का पोजीशन वेक्टर। P1 का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पता है कि कैसे निकलता है। P1 जो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करते हैं, पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसमें IJK लगा देते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। P2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो पॉइंट है उसमें IJK लगा देंगे, ये आप लोगों को बात पता है।
तो बी जो है वो OP2 होगा, ये हो जाएगा X2I प्लस Y2J प्लस Z2K। L रेशो M आपके पास बराबर है सवाल में L रेशो M के ही। दूसरी बात, आपके पास जो R है, R क्या होता है? डिवीजन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। डिवीजन पॉइंट क्या है? P का पोजीशन वेक्टर क्या है? OP। तो P को हमने कंसीडर किया है XYZ, तो X Y और Z की साथ जो है वो हम IJK लगा देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, एक्सरसाइज वैसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, इसमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़्यादा। आर बेसिकली बेटा, आर क्या है? हम अगर पिछली डायग्राम पे जाएं या इस फॉर्मूले में जाएं, तो इस फॉर्मूले में आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब आर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमेशा। तो आर यहाँ पे किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। और पी हमने क्या सपोज करा था? एक्स वाई जेड, क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स पी के निकालने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज करे एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे बेटा क्या करना है? आर की जगह लिखेंगे हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू एम आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा। ए की जगह x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस की साइन एल आ गया। बी की जगह आएगा x2i y2j प्लस z2k डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। करना क्या है अब हमें? हमें क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, हम बेसिकली क्या करेंगे? पहले तो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, m तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा mx1i my1j mz1k। l भी इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, lx2i ly2j lz2k डिवाइडेड बाय l प्लस m। xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अरेंज करेंगे आई वाली वैल्यूज को पहले, m x1i प्लस l x2i, इसके बाद m y1j प्लस l y2j, इसके बाद m z1k, फिर आ जाएगा m सॉरी l z2k डिवाइडेड बाय l प्लस m। अब हम करेंगे क्या? हमने अरेंज किया है तो i वाली वैल्यू से i कॉमन निकालेंगे। थोड़ा सा बोर्ड को मैं साइड पे कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, बेटा हम करेंगे क्या? आई वाली वैल्यूज में से आई कॉमन निकालेंगे, जे वाली वैल्यूज में से जे कॉमन निकालेंगे, के वाली वैल्यूज में से के कॉमन निकालेंगे और एलसीएम ब्रेक कर देंगे। मतलब क्या? इन तीनों में से आई कॉमन निकाला, मतलब इन दोनों में से, तो आई कॉमन निकाला तो ये हो गया एक्स m1x1 सॉरी mx1 प्लस lx2
आई कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से जे कॉमन निकाला, तो ये हो गया My1 प्लस Ly2 इंटू जे। इन दोनों में से के कॉमन निकाला, तो ये हो गया MZ1 प्लस LZ2 के। एलसीएम ब्रेक कर दिया, मतलब ये L प्लस M तमाम वैल्यूज के नीचे लिख दिया अलग अलग। अब बेटा बीच में क्योंकि इक्वल टू की साइन है, तो I का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो I का कोफिशिएंट है ये बराबर हो जाएंगे, सिंस टू वेक्टर्स आर बिकम इक्वल, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान में इक्वल टू की साइन आ गई है, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा mx1 प्लस Lx2 अपॉन L प्लस M। जो y वाली वैल्यूज हैं, मतलब जो j का कोफिशिएंट है वो j के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, y आ जाएगा My1 प्लस Ly2 अपॉन L प्लस M। इसी तरीके से z के और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब z बराबर हो जाएगा MZ1 LZ2 अपॉन L प्लस M। तो ज़रा आप वैल्यूज़ को देख लें, जो हमें प्रूफ करनी थी वैल्यूज़, क्या वही वैल्यूज़ आ गई हैं? तो आपके सामने हैं कि तीनों वैल्यूज़ वही आई हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो पी के कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे पास ये आ गए। हाँ, मैं बिल्कुल हटा दिखा रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने सब लोगों ने तकरीबन पहला सवाल कॉपी नहीं किया होगा, तो आप लोग शुरू से स्टार्ट करें कॉपी करना। मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। कॉपी कर लें आप सब लोग इसे।
कर लिया कॉपी बच्चों? आगे करूं बोर्ड को? ये लें, इसको देख लें, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। आर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, सॉरी हाँ, पोजीशन वेक्टर को। किसके पोजीशन वेक्टर को? पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को आर कहते हैं बेसिकली। दो वेक्टर्स के दरमियान में इक्वल टू की साइन आ गई है ना, यहाँ पे दो वेक्टर्स है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक वेक्टर है, और दूसरी साइड पे आई जे के वाली वैल्यूज लिखी हैं, तो दूसरा वेक्टर ये है। तो इसका मतलब ये आई वाली वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी, जे वाली वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी, के वाली वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी। आई जे के इसलिए नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ था, वहां डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर बताया हुआ था। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था x1 y1 z1, तो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए x की जगह, मतलब x वाली वैल्यू के साथ i लगाते हैं, y वाली वैल्यू के साथ j लगाते हैं, z वाली वैल्यू उसके साथ k लगाते हैं। चलें आगे बच्चों। नहीं बेटा, बाकी बच्चे जो है ना कह रहे हैं 1 मिनट रुक जाएं, इस वजह से मैं रुका हुआ था।
क्यों नहीं देंगे भाई, ये क्लास बस हमें ख़त्म करनी है, दो मतलब कोशिश करनी है कि 2 क्लासों में ख़त्म हो जाए, फिर ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुआ करेगी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है? इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू आर गिवन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू। हर केस के अंदर पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ओपी दिया हुआ है पहले केस में, मतलब पहले पार्ट में 2i प्लस 3j माइनस का 4k। फिर उसके बाद क्यू का पोजीशन वेक्टर दूसरा है पहले पार्ट में, जो कि है i प्लस जे प्लस के। रेशियो दिया हुआ है 3:2। क्या कहा जा रहा है? यू हैव टू फाइंड डेट ऑफ आर। आपको आर निकालना है विच डिवाइड्स पी क्यू इन द इंडिकेटेड रेशियो। बात हो रही है कि पी क्यू को डिवाइड करने की, कह रहे हैं हमें आर निकालना है, कैपिटल आर, जो कि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं भाई टू फाइंड ओ आर, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना। जैसा कि हमें पता है, सिंस पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू, मतलब डिवीजन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एल बी अपॉन एल प्लस एम। हेयर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। पहले क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है पी, तो पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी बेसिकली बराबर होगा ए के। बाद में क्या लिखा हुआ है? क्यू, तो इसका मतलब है क्यू का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ क्यू बराबर होगा बी के। तो ए की जगह आप रखेंगे ओ पी, जो कि 2i प्लस 3j माइनस का 4k है। बी की जगह आप रखेंगे ओ क्यू आई प्लस जे प्लस के, और एल रेशो एम आपके पास दिया हुआ है 3:2। तो हमारे पास ओ आर, जो कि स्मॉल आर के बराबर है, बराबर आएगा, एम की जगह रख देंगे बेटा, एम आपके पास 2 है, ए की जगह आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस का 4k, प्लस की साइन, एल की जगह 3 आ जाएगा, बी की जगह आएगा i प्लस जे प्लस के अपॉन एल प्लस एम, मतलब 3+2। तो ओ आर जो है हमारे पास आ जाएगा 4i, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, माइनस का 8k, 3 मल्टीप्लाई होगा 3i प्लस 3j प्लस का 3k अपॉन 5। ओ आर 4i और 3i ऐड हो जाएंगे तो 7i, 6j और 3j ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 9j, माइनस 8 प्लस 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 5k डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इज द रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं, ज़रूरी नहीं है, मर्जी ये करना है तो कर दें वहाँ पे, तो क्योंकि एक्स वाई जेड निकालना था इस वजह से मैंने ब्रेक किया था, यहाँ ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। होमवर्क करना ही है।
इसको जल्दी से कॉपी कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। ज़ीरो नहीं देंगे ना रेशो बेटा, रेशो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन फिर कहलाएगा ही नहीं, मतलब वो तो इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट ही कहलाएगा। वैसे जो कोर्स रिडक्शन के अंदर जो है वो तो इस एक्सरसाइज को निकाल दिया है, लेकिन ये जो है सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जो भी मैं करा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। सैयदा नूर फातिमा, मैं इस एक्सरसाइज में ये करूँगा, अभी क्लास जैसी ख़त्म होगी मैं इसको अपलोड कर दूँगा और मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगा, तो काइंडली आप उससे देख लीजिएगा जो भी इशू हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ए बी सी आर दी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है वो स्मॉल ए दिया हुआ है, मतलब ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए है। बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल बी है। सी का जो पोजीशन वेक्टर है, सॉरी, वो है 2a माइनस बी। करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 वैसे 2 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, याद होगा आपने क्वेश्चन नंबर जो वो वाला क्वेश्चन किया होगा जिसके अंदर सेंट्रोइड निकालने की बात हो रही थी ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो था। इस सवाल को हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सवाल वेक्टर की एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो ये वेक्टर के तरीके से भी हो सकता है सॉल्व। मैं इसको कराऊंगा वेक्टर के तरीके से भी, लेकिन बोर्ड में अगर ये सवाल आता है तो आप जज नहीं कर सकते कि ये वेक्टर का सवाल है या ये वो वाला है। तो मतलब बोर्ड में आपके पास दोनों तरीके होंगे, आप या तो वेक्टर के तरीके से कर लें या आपने 2.2 के अंदर जो तरीका पढ़ा था वो तरीका आप अप्लाई कर दें। अच्छा, डायग्राम मैंने बना दी है, वैसे ज़रूरी नहीं है आप डायग्राम बनाएं। आपसे सवाल में कहा जा रहा है डी डिवाइड ए सी इन रेशो 2:3। अच्छा, डी डिवाइड ए सी मतलब बहुत घिचपिच डायग्राम बन जाएगी अगर मैं इसको डिवाइड में बनाता हूँ। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, विदाउट डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि ए सी पे पॉइंट बी भी आ रहा होगा बीच में।
सबसे पहले क्या कहा जा रहा है सवाल में, पढ़ लेते हैं। सवाल में हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इनके हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है, क्या हो रहा है इसे, एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है स्मॉल ए, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है स्मॉल बी, सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है 2a माइनस बी। सबसे पहले हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है डी डिवाइड्स ए सी इन रेशो 2:3। डी जो है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशो में, तो हमें सबसे पहले डी का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, मतलब ओ डी हमें निकालना होगा। सही है, तो ओ डी निकालने के लिए हम वही डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वेक्टर का। जी हमजा बेटा। अब बेटा सवाल में कहा जा रहा है कि डी किसको डिवाइड कर रहा है, डी डिवाइड कर रहा है वेक्टर ए सी को। नहीं नहीं, बी के इक्वल नहीं होगा, अलग वैल्यू आएगी इसकी। कह रहे हैं कि डी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए सी को, ए सी को डिवाइड कर रहा है, ए पहले लिखा हुआ है तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो रखा जाएगा ए की जगह, सी बाद में लिखा हुआ है तो सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो फॉर्मूले में रखा जाएगा बी की जगह। तो मतलब पता क्या चला कि ओ ए जो है वो ए की जगह रखा जाएगा जो कि ए के ही बराबर है, और बी जो है वो उसकी जगह ओ सी रखा जाएगा जो कि बराबर है 2a माइनस बी के। एल रेशो एम हमें दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 हमें दिया हुआ है, तो ओ डी हमारे पास आ जाएगा एम की जगह 3, ए की जगह ए रहेगा, प्लस एल की जगह 2, उसके बाद बी की जगह आ जाएगा 2a माइनस बी डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। मतलब हमारे पास ओ डी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3a, 2 × 4a माइनस का 2b अपॉन 5। तो हमारे पास ओ डी जो है ये आ जाएगा बराबर 3a और 4a ऐड हो जाएगा तो 7a माइनस 2b अपॉन 5। तो ओ डी आ गया हमारे पास। फिर सवाल में आगे कहा जा रहा है ई डिवाइड्स बी डी इन 4:1 रेशो, और हमें ई निकालना है, ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है, सवाल में कहा हुआ है। तो भाई ई जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सवाल में बताया गया है कि वो डिवाइड कर रहा है बी डी को। सही है, बी डी को डिवाइड कर रहा है, बी पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए की जगह रखा जाएगा। बेटा मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक तो बताई ना कि आपको ये बात कैसे पता चलेगी ए किसके बराबर है बी किसके बराबर है। मैंने कहा अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ई डिवाइड कर रहा है बी डी को, अब बी डी दिया हुआ है ना, जो पहले लिखा हुआ है, जो अल्फाबेट पहले लिखा हुआ है वो ए की जगह रखा जाएगा, जो अल्फाबेट बाद में लिखा हुआ है वो बी की जगह रखा जाएगा। मतलब डी लिखा हुआ है बाद में तो ओ डी रखा जाएगा बी की जगह, ये मैंने बताया आपको। तो पता क्या चला, ए की जगह आप क्या रखेंगे, ओ बी, और ओ बी किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर दिया हुआ है। बी की जगह आप क्या रखेंगे, ओ डी, ओ डी किसके बराबर है 7a माइनस 2b अपॉन 5। एल रेशो एम आपके पास है 4:1। फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज, इसी फॉर्मूले में आर की जगह जो है वो ओ ई आ जाएगा,
m की जगह आ जाएगा 1, a की जगह आ जाएगा b, l की जगह आ गया 4, b की जगह आएगा 7a माइनस 2b अपॉन 5 डिवाइडेड बाय l प्लस m। ओ ई आ जाएगा हमारे पास b, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8b अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 ज़ा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 5b प्लस 28a माइनस 8b डिवाइडेड बाय 5। जी शमीन बेटा, तो ओ ई हमारे पास आ जाएगा 28a, 5b और 8b सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस का 3b, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 25। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पूरा समझ मतलब ये सवाल समझ नहीं आ रहा या इससे पहले वाले भी समझ नहीं आए? बेटा सवाल को अगर आप पढ़ें जरा गौर से, एक मिनट बेटा, सवाल को अगर आप पढ़ें अनुषा, ओ डी और ओ ई क्यों निकाल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप सवाल को पढ़ें तो सवाल में क्या बात हुई हुई है कि डी जो है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है, डी दिया हुआ है सवाल में, नहीं दिया हुआ। कह रहे हैं ई जो है वो बी डी को डिवाइड कर रहा है, ई बी डी को डिवाइड कर रहा है, और कहा जा रहा है आपको निकालना क्या है, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। सवाल में ये बात लिखी हुई है तो बात लिंक कर रही है। देखें डी जो है वो क्या कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, ई जो है वो डिवाइड कर रहा है बी डी को। अब ई अगर आपको निकालना है तो आपको बी और डी का डिवीजन पॉइंट निकालना होगा। बी तो आपको सवाल में दिया हुआ है, लेकिन सवाल में डी नहीं दिया हुआ। सवाल में ये बताया हुआ है कि डी कैसे निकल सकता है, तो डी को निकालने का एक तरीका बताया हुआ है कि डी जो है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या करा कि पहले डी निकाला, तो डी क्योंकि ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए पहले लिखा हुआ है, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए की जगह रखा जाएगा। सी क्योंकि बाद में लिखा हुआ है तो सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी की जगह रखा जाएगा। और एल रेशो एम आपको दिया हुआ है 2:3। तो हमारे पास इस तरीके से डी हम निकालेंगे। डी निकालने का असल मकसद हमारा ई निकालना है, सही है। तो ई निकालने के लिए आपको बी डी का डिवीजन पॉइंट निकालना होगा। तो बी पहले लिखा हुआ है तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए की जगह रखा जाएगा। डी बाद में लिखा हुआ है तो डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी की जगह रखा जाएगा। देखो ना बेटा, अब मेरे पास ये कहा जा रहा है एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट है ए और सी। इस लाइन को एक पॉइंट डी आके डिवाइड कर रहा है, सही है। डी डिवाइड कर रहा है ए सी को। तो मेरे पास ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स के अंदर मेरे पास जो इनिशियल वेक्टर है वो क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए, और फाइनल वेक्टर मेरे पास क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओ सी। तो इनिशियल जो भी वेक्टर है वो स्मॉल ए की जगह रखा जाता है इस फॉर्मूले में, फाइनल जो भी वेक्टर है वो स्मॉल बी की जगह रखा जाता है इस फॉर्मूले में। तभी हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह ओ ए रख रहे हैं, बी की जगह ओ सी रख रहे हैं, क्योंकि ए और सी की बात हो रही है, 2 पॉइंट्स की बात हो रही है और वो ए और सी है, बी की तो बात ही नहीं हो रही, तो बी रख ही नहीं सकते हम। ओ ई ऐसे निकला कि भाई ई जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ई डिवाइड कर रहा है बी डी को। बी पहले लिखा हुआ है तो आपने क्या करा कि बी का पोजीशन वेक्टर ए की जगह रखा जाएगा, डी बाद में लिखा हुआ है तो डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी की जगह रखा जाएगा इस फॉर्मूले में।
तो इस फॉर्मूले में ए की जगह आपने क्या रखा, ओ बी। ओ बी किसके बराबर है, बेसिकली बी के, तो ए की जगह आपने बी रख दिया, ये रहा। सही है। बी की जगह आप क्या रखेंगे, बी की जगह रखेंगे आप ओ डी, इस बी की जगह, तो ओ डी ये रहा। मतलब ये पूरी वैल्यू आपने रख दी यहाँ पर। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, सॉल्व करने पे आपके पास ओ ही आ गया। अभी भी मसला है। मुजम्मिल बेटा, थर्ड कॉलम में क्या हो रहा है, वैल्यूज पुट करी है यार। अभी इतनी पूरी कहानी मैंने समझाई है कि ये जो वैल्यू, ये फॉर्मूला है, इसमें हमने एम की जगह ये 1 रख दिया, एल की जगह ये 4 रख दिया। इस फॉर्मूले में ए की जगह हमने क्या रखा, ए की जगह ओ बी रख दिया, बी की जगह ओ डी रख दिया। सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत लंबा सवाल है, तो ये सवाल जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। कम से कम इसको 40 से 50 मिनट लगेंगे इस सवाल को करने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें अजीबो गरीब हैं। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन अभी वो सवालात कर रहा हूँ जिनमें रेशोज हमें दिए हुए हैं। फिर हम ऐसे सवालात करेंगे जिनमें हमें रेशोज नहीं दिए हुए, और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है या किस तरीके से हमें थ्योरम को प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। जी बेटा, मैं 4:30 तक ऑफ कर दूंगा। वजह ये है कि मुझे खुद एक जगह ज़रूरी काम से जाना है।
वहाँ पे मेरी क्लास भी है 5 बजे। क्वेश्चन 11 है ये, सही है। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है एबीसी जिसमें कहा जा रहा है x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। x जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। देखो बेटा, सवाल में जो जो बातें आपको कही हुई हैं आप वो बातें निकालते चले जाओ। देखते हैं उधर बेटा, जो जो बातें आपको कही हुई हैं वो आप पहले निकालो। अब x की बात हो रही है, एबीसी एक पैरेललोग्राम था, अब x के बारे में बता दिया कि x जो है वो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट। तो x हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फौरन से x निकालेंगे सबसे पहले। जी बेटा, वेक्टर्स में क्वेश्चंस के आंसर्स काफ़ी गलत हैं, तो आप चेक करा लिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये है, सॉरी मैं बताना भूल गया। एक चीज़ और ये है कि बेटा पैरेललोग्राम के बारे में आपको बता तो दिया है, लेकिन आपको पैरेललोग्राम का कोई डेटा नहीं दिया हुआ। मतलब ये नहीं बताया हुआ कि ए जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये सारी बातें आपको नहीं बताई हुई सवाल में, क्योंकि क्योंकि हमें डिवीजन पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए पोजीशन वेक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर आपको याद हो, ए और बी चाहिए होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी बेसिकली पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो मुझे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से इनको ज्वाइन कर दूंगा। ओ ए को मैं स्मॉल ए सपोज करूँगा, ओ बी को मैं स्मॉल बी सपोज करूँगा, ओ सी को मैं स्मॉल सी सपोज करूँगा, और ओ डी को मैं स्मॉल डी सपोज करूँगा। अब ये सपोजिशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट ए बी सी एंड डी आर दी position vectors of A, B, C and D vertices of a parallelogram। बेटा पोजीशन वेक्टर नहीं कहा, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। मैंने आपको भी कहा थोड़ी देर पहले कि जब आपको मिड पॉइंट निकालना हो, जब आपको डिवीजन पॉइंट निकालना हो, सवाल में मिड पॉइंट की बात हो रही है सबसे पहले कि एक्स मिड पॉइंट है, उसका वाई डिवीजन पॉइंट है। तो मिड पॉइंट डिवीजन पॉइंट की क्योंकि बात हो रही है, तो उस फॉर्मूले के लिए आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए और पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, तो हमें पोजीशन वेक्टर सपोज करने पड़ेंगे अगर नहीं दिए हुए, और वो हमेशा ए बी सी डी ही सपोज करते हैं। 3 साइडेड फिगर है तो ए बी सी सपोज करते हैं, 5 साइडेड है तो ए बी सी डी ई सपोज करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है ओ एक्स, मतलब एक्स का पोजीशन वेक्टर। तो आर बराबर है हमारे पास एम ए प्लस एल बी अपॉन एल प्लस एम। हेयर क्वेश्चन 11 है बेटा, 11 है, 11 है, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, x किसको डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड कर रहा है ए डी को, ए डी को डिवाइड कर रहा है। a पहले लिखा हुआ है तो a का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल a की जगह आएगा, b का जो d का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल b की जगह आएगा। मतलब स्मॉल a जो है बेसिकली किसके बराबर होगा, ओ ए के, और ओ ए बेसिकली सवाल में a के ही बराबर है।
अच्छा हाँ सॉरी, मैंने गलती कर दी है, सही कह रहे हैं आप। ए डी को नहीं, ए बी को ब्रेक कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। मैंने एक्स यहाँ पे गलत बना दिया। सवाल में कहा गया है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी का मिड पॉइंट है एक्स। तो बहुत आसान सी बात है, ए बी का मिड पॉइंट है एक्स जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ओ ए जो है वो ए की जगह रखा जाएगा, ओ बी जो है वो बी की जगह रखा जाएगा। मतलब बी बराबर होगा ओ बी के, और आपके सामने है कि ओ से बी जो वेक्टर है वो स्मॉल बी है। क्योंकि आपको बताया गया है कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए आप खुद से रेशो 1:1 इस्तेमाल करेंगे जहां पे भी मिड पॉइंट लिखा हुआ आ जाए। तो आपके पास अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आर की जगह आ जाएगा ओ एक्स इज इक्वल टू एम की जगह आ जाएगा 1, ए की जगह ए आ जाएगा, एल की जगह आ जाएगा 1, बी की जगह बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1+1। तो हमारे पास ओ एक्स आ जाएगा बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। फिर उसके बाद क्या निकालना है, सवाल को दोबारा देख लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है y डिवाइड्स बी सी इन रेशो 1:2। y जो है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो y हमें निकालना है, y का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो y बेसिकली किसको डिवाइड कर रहा है, बी सी को। तो b जो है, b का जो पोजीशन वेक्टर है वो a की जगह रखा जाएगा, c का जो पोजीशन वेक्टर है वो b की जगह रखा जाएगा। मतलब a की जगह आएगा ओ बी, मतलब a की जगह b रखेंगे, b की जगह आएगा ओ सी, और ओ सी बराबर है c के। एल रेशो एम सवाल में दिया हुआ है 1:2। फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यूज इस फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास ओ वाई बराबर आ जाएगा, एम की जगह आएगा 2, ए की जगह आ जाएगा बी, एल की जगह आएगा 1, बी की जगह आ जाएगा सी, डिवाइडेड बाय 1+2। बेटा ओ वाई आ जाएगा 3b प्लस सी अपॉन 3। ओ वाई के बाद आपको क्या निकालना है, शो दैट इफ जेड डिवाइड्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, z जो है वो dx को डिवाइड कर रहा है, तो आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर z का। सही है, 2 भी आएगा, 3 लिख दिया मैंने। अच्छा अब कह रहे हैं कि z जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, z डिवाइड कर रहा है dx को। तो d जो है, d का जो पोजीशन वेक्टर है वो a की जगह आएगा, और x का जो पोजीशन वेक्टर है वो b की जगह आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल a की जगह आएगा ओ डी जो कि d के बराबर है, स्मॉल b की जगह आएगा ओ एक्स जो कि a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर है। एल रेशो एम आपको क्या दिया हुआ है, एल रेशो एम दिया हुआ है आपको 6:1। तो ओ जेड आ गया हमारे पास एम, ए की जगह डी प्लस, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 6 आ गया, और बी की जगह आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6+1। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ओ जेड आ जाएगा डी 3a प्लस 3b
अपॉन 7, तो ओ जेड आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस डी अपॉन 7। एक तो ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए वाई इन 3:4। कह रहे हैं z जो है वो dx को भी डिवाइड कर रहा है, z जो है वो dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 में, और ए वाई को डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो हम कह देते हैं इसको z डैश। लेट z dash be the point which divides the join of ay in ratio 3:4। देखो बेटा, सवाल में कहा जा रहा है कि z जो है ना वो बेसिकली दो चीजों को डिवाइड कर रहा है, dx को भी डिवाइड कर रहा है और ए वाई को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब जो z पॉइंट है वो 6:1 रखूं dx के लिए, तो z का जो रिजल्ट आएगा, और ए वाई को डिवाइड कर रहा है मतलब रेशो 3:4 रखूं तो जो z का रिजल्ट आएगा, दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो मैंने उसको z डैश इसलिए सपोज करा, अभी मैं इसको अलग सपोज कर रहा हूँ। मुझे बेसिकली इसमें दोनों को बराबर लाना है क्योंकि z एक ही पॉइंट है लेकिन वो दो लाइंस को डिवाइड कर रहा है अलग अलग रेशो में, एक लाइन को 6:1 में और दूसरे को 3:4 में। अब ए वाई को डिवाइड कर रहा है तो ए जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब ए की जगह ओ ए आएगा और ओ ए के बराबर है। वाई जो है आपके पास फाइनल पॉइंट है, तो वाई ओ वाई जो है वो बी की जगह रखा जाएगा जो कि बराबर है 2b प्लस सी के डिवाइड बाय 3 के। एल रेशो एम आएगा आपके पास 3:4। तो हमारे पास यहाँ पे ओ जेड डैश बराबर आएगा, m की जगह रखेंगे हम 4, a की जगह a रहेगा, सही है। l की जगह रखेंगे हम 3, 2b प्लस सी अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4a प्लस 2b प्लस सी डिवाइडेड बाय 7। दोनों रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बराबर नहीं आए, हमें बराबर लाने थे। अब बराबर नहीं आए तो हम क्या करें, दोनों को हमें बराबर फिर भी लाना है। तो मेरी बात को भी गौर से समझिएगा कि दोनों को बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे। दोनों बराबर नहीं आ रहे, पैरेललोग्राम पे वापस चलते हैं। पैरेललोग्राम में होता क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम में आप लोगों को पता ही है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं। बेसिकली हमें यहाँ एक ऐसी कंडीशन बनानी होगी, अबे ओ जेड बेटा एक को का है और ओ जेड डैश का एक को, दो दफा इसलिए निकाला, सवाल को अगर गौर से पढ़ो तो उसमें कह रहे हैं कि z एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो लाइंस को डिवाइड कर रहा है, एक dx को डिवाइड कर रहा है, एक जो है वो ए वाई को डिवाइड कर रहा है। मतलब z एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, लेकिन वो दो लाइंस को डिवाइड कर रहा है। मतलब हमें दोनों वैल्यूज बराबर लानी है, z और ओ जेड डैश की। मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर आप पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। मतलब अगर मैं इसको कहूं कि ये ए बी
सी डी है, तो पैरेललोग्राम में जो ए बी होगा वही सी डी होगा, जो बी सी होगी लेंथ वही ए डी लेंथ होगी। मतलब इस हिसाब से जो ए बी वेक्टर होगा वही वेक्टर सी डी भी होगा, क्योंकि दोनों सेम, दोनों की लेंथ इक्वल होती है और दोनों पैरेलल होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे फॉर पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू सी डी। बेटा ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? ओ बी माइनस ओ ए से निकलता है, बताइए आप लोगों को। तो मतलब ये मैं कह सकता हूं ओ बी माइनस ओ ए। सी डी कैसे निकलता है? ओ डी माइनस ओ सी से। ओ बी किसके बराबर था? बी के बराबर सपोज करा। ये किसके बराबर सपोज करा? ए के बराबर सपोज करा। फिर उसके बाद ओ डी की जगह डी आ गया और ओ सी की जगह सी आ गया। मेरी बात को गौर से समझो, ओ सेट की जो वैल्यू आई है उसके अंदर डी है, ए है, बी है और डी है। ओ जेड डैश की जो वैल्यू आई है उसमें ए है, बी है, सी है। अगर ये सी हट जाए तो हो सकता है कि डी आ जाए। तो हम यहां से क्या करेंगे? सी की वैल्यू निकालेंगे। हम इस सी को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो गया सी पॉजिटिव। ए उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बी उधर जाएगा, नेगेटिव बी हो जाएगा, डी जो है आपके पास क्या है? पॉजिटिव। मतलब आपके पास सी एक कंडीशन आ जाएगी जो कि इसके बराबर है। हम इस कंडीशन को उठा के इसमें रखेंगे 4a, एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा। डी माइनस सी, बेटा पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं ना, आपको ये बात पता नहीं है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? मैं दोनों को इक्वल लाना है। एक मिनट रुकिएगा, मैं देख रहा हूँ ये। हाँ बेटा वही मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। अगर मैं एक मिनट रुकना यार बेटा, मैं बता रहा हूँ। सवाल हर साल कराया है इसी तरीके से। ये क्या इशू आ रहा है मैं देख रहा हूँ।
हाँ मैं यही सोच रहा हूँ कि बी पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, डी नेगेटिव हो तो प्रूव हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा। डायरेक्शन भी सेम ली हुई है, ए बी, बी सी और ए डी अगर मैं लूँ, कर सकते हैं वो भी, लेकिन ऐसे भी आना चाहिए यार। ए बी ले रहा हूँ तो बी माइनस ए, सी डी ले रहा हूँ तो, अरे हाँ ना, मैंने गलती कर दी बेटा, मैंने ये गलती कर दी कि देखो ना, डायरेक्शन ए बी की ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन किसकी है, डी सी की डायरेक्शन है, तो ये मैंने सी डी कर दिया ऐसे। वही परेशान हो गया कि मैंने इसको क्या कर दिया। ये वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन का खास ख्याल रखना होता है ना, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा डी सी। तो ए बी का मतलब है ओ बी माइनस ओ ए, और डी सी का मतलब है ओ सी माइनस ओ डी। तो ये होगा बी माइनस ए और ये होगा सी माइनस डी। तो यहाँ से हमारे पास सी आएगा, बी माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू सी। तो हम इसमें अब रख देंगे, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस का c की जगह आ जाएगा b माइनस ए प्लस डी अपॉन 7। ओ जेड डैश आ जाएगा 4a और माइनस ए तो 3a, 2b और b ऐड हो जाएगा तो 3b प्लस का d अपॉन 7। अब दोनों इक्वल आ गए और ये प्रूव हो जाएगा। अब कॉपी कर लें इसे, या मैं इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ अभी ग्रुप पे। जी बेटा, छुट्टी। मैंने सारा काम जो है आज का आप लोगों के ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दिया है। मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी जो है ना रात तक अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों को लिंक जिसको भी चाहिए होगा वो मुझसे मैसेज करके लिंक ले ले।